everyone. So we'll start chemical bonding. इसके कंटेंट क्या है, सबसे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, एंड देन वी विल स्टडी लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। और लुईस रिप्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे कि फॉर्मल चार्ज और रेजोनेंस क्या होता है। देन लुईस रिप्रेजेंटेशन में जो हम ऑक्टेट रूल अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेप्शन क्या है। फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी कहते हैं इसको। एंड देन वी विल स्टडी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं टू डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन वी विल स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसके वेरियस एप्लीकेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। देखो बच्चों, पूरी पीरियोडिक टेबल में जनरली आप सबसे ज़्यादा मेटल्स को देखते हो, देन नॉन मेटल्स हैं, एंड फिर ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, करेक्ट। सो इस चैप्टर का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं आपसे पूछूं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, it is a attractive force between the atoms which bind atoms together, right? So chemical bond is nothing, बस ये force of attraction है between the atoms, और हम इस force of attraction से ये पता लगा लेते हैं कि दो एटम के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, और एक दूसरे के बीच में फोर्स से हम उस मिनिमम डिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। बट इस चैप्टर में पहले तो 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि एटम्स कंबाइन करके बॉन्ड क्यों बनाते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई do atoms combine? एटम क्यों कंबाइन करते हैं। अब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको रीजन से पढ़ें कि इस टॉपिक के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, तो फिर हमारे लिए वो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वाई डू एटम कंबाइंस या वाई डू एटम कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो इसका रीजन पीरियोडिक टेबल में ही है। अगर मैं इसका रीजन सबसे पहले की बात करूं तो हमारे साइंटिस्ट लुईस थे, और क्वेश्चन करके उन्होंने इनर्ट गैस एलिमेंट की स्टडी की। हीलियम, वी नो इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप नियॉन का देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड आर्गन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जनरली इस एलिमेंट को हम लोग नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट, दैट मीन्स दे आर स्टेबल। तो वाई डू एटम कंबाइंस? एटम कंबाइंस each other, or atom give chemical reaction to acquire inert gas configuration, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये इनर्ट गैस की तरह होना चाहते हैं। तो इनर्ट गैस की तरह होने का मतलब है कि इनकी तरह जो है इनका कन्फिग्रेशन हो जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एटम भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रखना चाहता है, और इस 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करता है।
तो अभी मैं इसका जवाब सिर्फ इतना दूंगा कि एटम कंबाइंस टू अचीव स्टेबिलिटी और टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कंबाइन करते हैं एटम्स या एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन में उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। और वो बॉन्ड का नेचर कैसे होगा, तो अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स की बात करूँ तो मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। नॉन मेटल के बीच में जो जनरल बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आयनिक बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हमको ये दो बॉन्ड बहुत फेस करने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड? ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड की जब हम बात करेंगे तो जनरली हमारा उससे ज़्यादातर मीनिंग ये होगा कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से। ऑल्दो मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, वन डर वाल बॉन्ड भी होता है, बहुत तरीके के बॉन्ड हैं जो कि हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू एटम कंबाइन। तो अभी जवाब हमारा ये है कि दे कंबाइन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और कैसे अचीव करते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? बाय फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और बाय फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है? बिटवीन नॉन मेटल्स। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? बिटवीन मेटल्स। लाइक दैट वी कैन से। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसका जवाब ही मैं अभी तक दे रहा था कि हाउ डू एटम्स combine together? How do atoms combine together? एटम कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं? अब इसका जो आंसर है वो पूरा चैप्टर है। ऑल्दो मैंने भी बताया कि ये कंबाइन करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ, कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं, बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं। बट धीरे धीरे इस चीज़ को सीखेंगे, इसका आंसर जो है वो पूरे चैप्टर में है। ठीक है। और एटम जब कंबाइन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है, कैसे एटम मॉलिक्यूल से अलग होता है, वो भी हमें सीखना है। तो इसका जो आंसर है वो धीरे धीरे हम सीखते हैं। अगर एक लाइन में इसका आंसर देना है तो एटम कंबाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वी फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वी कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ओके। तो इसका मैं आंसर अभी के लिए ऐसे दे सकता हूँ, एटम्स कंबाइन टुगेदर to achieve noble gas configuration and they do so by number 1 sharing of electron और इससे जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। एंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। या इसी को एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके। एंड
कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शन में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। कोई एटम कितने बॉन्ड बनाता है, कितने शेयर करता है, कितने डोनेट करता है, हर चीज़ के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो इसको हम सीखेंगे। इसे मैंने फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि केमिकल बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसका आंसर मैं बता रहा था कि टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ओके, और ध्यान रखना कि जब दो एटम पास आते हैं उनके बीच में एनर्जी कम होती है। एक्चुअली जो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, राइट। यू कैन सी दिस बाय ग्राफ। जैसे मैं बात करूं कि दो हाइड्रोजन एटम पास आ रहे हैं और ये H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो हाइड्रोजन एटम, सेकेंड हाइड्रोजन एटम, और इनके बीच में ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जिसको हम R कहते हैं। एंड यू नो U इज द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। एंड ये फार्मूला जो है माइनस में होता है। चार्ज न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो वी कैन राइट U इक्वल टू माइनस K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। एक्चुअली मैंने आपको इसको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि दो चार्ज Q और माइनस Q अगर R डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। तो यू कैन सी कि जब दो एटम पास आते हैं सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम। जब दो एटम पास आते हैं तो यू कैन सी फ्रॉम दिस फार्मूला कि R विल डिक्रीज। दो हाइड्रोजन एटम पास आ रहे हैं तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होगी, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट निगेटिव में इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि R इंक्रीज होने से U जो है R डिक्रीज होने से, जब दो एटम पास आ रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, तो U भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, नेगेटिव में इंक्रीज होगा, या फाइनली हम कहेंगे डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन सी कि जब दो एटम पास आ रहे हैं तो एनर्जी घट रही है। वही मैंने बात कही कि एनर्जी विल डिक्रीज। देखो ये एटम इस तरीके से पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव जा रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, एंड दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। तो ये नीचे घट रहे हैं। अब जब दो एटम मैक्सिमम पास आ चुके हैं, यू कैन सी ओके। तो सपोज दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जब वो पास आ चुके हैं,
इसके बाद अगर उनको पास लेके आओगे तो उनके न्यूक्लियाई क्या होंगे, आपस में रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब रिपेल करेंगे देन आर विल इंक्रीज, और आर इंक्रीज होने से यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? आर इंक्रीज होने से यू डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये इंक्रीज होगा, और ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होता जाएगा इस तरीके से। इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ। यू कैन सी इस तरीके से 2 एटम पास आ रहे हैं, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, और फिर एकदम से ये बढ़ जाएगी। ये नेचर ऑफ द ग्राफ है। सो यू कैन सी कि जब 2 एटम पास आते हैं, सो U इक्वल टू माइनस के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। सो R इज डिक्रीजिंग, U ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, सो नेगेटिव साइन यहाँ पर, इधर नेगेटिव साइन होगा नीचे की तरफ, इसलिए मैं U को नीचे ले जा रहा हूँ क्योंकि U नेगेटिव में बढ़ रहा है। फिर फाइनली दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स। ओके, एंड वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि एटम के बीच में मैक्सिमम फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिस्टेंस ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ। ओके, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स। और इस पॉइंट पर इनकी जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, मीन्स 2 एटम को जब पास लाओगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो कहीं पर तो उनको रोकना पड़ेगा। जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, बॉन्ड फॉर्म हो चुका होगा, शेयरिंग हो चुकी होगी या ट्रांसफर हो चुका होगा, उसके बाद अगर पास लेके आते हो दैट मीन्स मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से आर एकदम से बढ़ेगा और यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज द नेचर ऑफ कर्व, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। ओके, तो मैंने क्या बोला कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कि एटम जब पास आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घटती है। और दूसरा कॉज क्या है, लुईस ऑक्टेट रूल। इसमें क्या बताया गया कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन ट्राई टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। जैसे मैंने पहले बात की, दैट मीन्स दे ट्राई टू अटेन ईदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल, और इसी बात को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। एटम का अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी को, या 1 इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी को ही बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, अब ये कैसे होता है, कैसे बनता है ऑक्टेट, तो इसके बारे में कैसे बताया गया, तो समझते हैं हम एक मॉलिक्यूल का ऑक्टेट बनाते हैं। लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। ओके, सो सबसे पहले बनाते हैं CO2। सो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और वो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इन देयर वैलेंस शेल। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यू नो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट एंड कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन अपने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा
और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नॉन बॉन्ड कितने बच गए? 4। जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते उसे बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस ऑक्सीजन के भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कार्बन के भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये लुईस रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम बॉन्ड में दिखा देते हैं ऐसे कि कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया। इसके पास ये 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बच गए दोनों ऑक्सीजन के पास। और इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद, शेयर होने के बाद जो चार्ज दिखता है दैट इज फॉर्मल चार्ज। तो इनमें देखो सभी पे फॉर्मल चार्ज क्या है? 0। सेकेंड आते हैं हम लोग NH4Cl पर। नाउ NH4Cl इज ए आयनिक कंपाउंड, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे NH4+ एंड Cl-। नाउ यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी हो गया। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 287, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक नेगेटिव आने से कितना हो गया? 288। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसने ऑक्टेट कैसे कंप्लीट किया? बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और NH4+ में कैसे बनाएंगे? तो देखो, जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो किसी मॉलिक्यूल पे, तो आपको पॉजिटिव चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लेस करना है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लेस करना है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हमने क्या किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको एक हाइड्रोजन पे प्लेस कर दिया इस तरीके से। ओके, एंड नाउ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट में 5। सो इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन शेयर किया। अब देखो, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तीनों हाइड्रोजन हीलियम जैसे हो गए। तो मैंने क्या बोला कि लुईस के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल होते हैं जब उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जनरली 8 पर ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन ही अचीव कर सकता है। अब देखो, नाइट्रोजन का भी 1 हो गया, नाइट्रोजन के अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं नॉन बॉन्डेड। अब इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे कैसे करोगे? तो यहाँ पर हमें समझने के लिए कैसे शेयरिंग होगी, कैसे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसके लिए बॉन्ड सीखना पड़ेगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड in which pair of electrons given by one atom but shared by both। एक तरीके से कोऑपरेटिव बॉन्ड है जिसमें कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, बट वो शेयर दोनों में होता है। जैसे कि आप NH4+ में देख रहे हो कि देखो क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए। नाइट्रोजन ने अपने 5 में से 3 शेयर कर लिए हैं, अभी इसके पास 2 बच गए हैं
और इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी शेयर है, तो नाइट्रोजन को कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। तो जब जैसे देखो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, क्रॉस नाइट्रोजन का, ये क्रॉस जो सिंबल दिखा रहा हूँ दैट इज फॉर नाइट्रोजन, और ये डॉट हाइड्रोजन के लिए, ये क्रॉस डॉट जो दिखाता हूँ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। यहाँ पे 2 शेयर हैं, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर 2 शेयर हैं, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर 2 शेयर हैं लेकिन दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो जो शेयर है वो दोनों में कंट्रीब्यूट होंगे ना, तो इसको भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए। तो जब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑपरेटिव बॉन्ड, ठीक है। और इसको एक एरो से दिखाते हैं। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, थ्रू बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन ने एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसने यहाँ पर अपने ही दोनों शेयर किए, तो इसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दिखा दिया इस तरीके से, H। ओके, ये NH4+ का बना रहा हूँ मैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कहा था कि यू कैन कन्वर्ट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू अ सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से हेड की तरफ, इसमें हेड की तरफ आप लगा दीजिए नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पहले से पॉजिटिव था, तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, और टेल में क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव। तो सेंट्रल एटम पे ही पॉजिटिव आ गया, लेकिन तब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया है। तो जब ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको आप इस तरह ब्रैकेट में दिखा दो, NH इस तरीके से, और इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर रख दो। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह ऊपर होता है तो समझो वो सेंट्रल एटम पे ही है, और बाहर क्या लगा दिया हमने, Cl-। ये NH4+ Cl- यानी कि NH4Cl का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सीख लिया एक तरीके से। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छा सा। सो अभी तक हमने 2 मॉलिक्यूल बताए हैं, तीसरा मैं बताता हूँ। BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नाउ बोरॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में 2,3 है, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 2,7 है, 7 है, इसके 3 हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 चाहिए, और इसको 1 चाहिए। कैसे होगा देखो, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे शेयर किया क्योंकि तुझको एक ही चाहिए। बोरॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से दिखा रहा हूँ मैं बोरॉन को, तो एक इसे शेयर किया और एक इसके साथ शेयर किया। ओके, सो बोरॉन के टोटल अभी तक कितने हो पाए, 6, और फ्लोरीन के सभी कितने हो गए, 8, यू कैन सी। ओके, सो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, फ्लोरीन, 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 और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए सेंट्रल एटम में। सो बोरॉन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सो इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, तो ये एक्सेप्शन टू लुईस स्ट्रक्चर हो गया क्योंकि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अभी कैसे कंप्लीट करता है ऑक्टेट वो भी बता रहा हूँ मैं। इसी में मॉलिक्यूल में ले रहा हूँ NH3। सो NH3 बहुत सिंपल है, अभी आपने बना के देखा है इसको। सो H, H और H, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 में से
इसने एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया और एक इससे शेयर करेगा। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन के पास हो गया 2 2 2 और नाइट्रोजन के पास टोटल कितने हो गए 8। नाइट्रोजन के पास जो नॉन बॉन्ड बच गए वो कितने हैं 2। तो जिसके पास इस तरीके से लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग लुईस बेस। लुईस ने इसका नाम क्या दिया, लुईस बेस। और जिसके पास शेयरिंग करने के पास जब सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूँ मैं, शेयरिंग करने के बाद जब सेंट्रल एटम में ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब ये है कि जिस एटम के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी है या जो अभी डिमांडिंग पोजीशन में है कि मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और लुईस बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं। तो बेसिकली लुईस बेस का मतलब यहाँ पे है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहा जाएगा और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं BF3 और NH3 तो क्या होता है, सी ये बोरॉन है, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन और ये आपका नाइट्रोजन है। तो इसके पास एक लोन पेयर की कमी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेस में है, यू कैन सी। तो क्या हुआ, इसने अपना पेयर इसके साथ शेयर कर लिया, करेक्ट। आप चाहो तो उसको लुईस रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब दोनों में शेयर्ड है तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, बोरॉन फ्लोरीन इस तरीके से। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने बीच में दिखा दिया नाइट्रोजन का, H और H, जिसको आप एक क्वाड्रेंट बॉन्ड के थ्रू भी दिखा सकते हो इस तरीके से, बोरॉन BF3 क्वाड्रेंट बॉन्ड NH3। और या फिर आप इसको शेयर करके भी दिखा सकते हो, देख लो ध्यान से। इसके साथ इसने एक शेयर किया था, इसके साथ भी एक शेयर किया था और नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया था इस तरीके से। और इसके पास जो 2 बच गए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको इसने डोनेट कर दिया। और ये जो डोनेट किया है ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों में शेयर होंगे। क्यों? क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, वो तो सारे 3 शेयर कर चुका है और अब और इसके पास है नहीं, तो इस बार इसने अपने दोनों से साथ शेयर कर दिया। देखो बोरॉन के कितने हो गए, बोरॉन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यू कैन सी 2 + 2 + 2 + 2। और ये दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के। तो दिस इज क्वाड्रेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है और नाइट्रोजन के तो पहले से ऑक्टेट कंप्लीट था और अभी भी कंप्लीट है। जो इसने इलेक्ट्रॉन 2 डोनेट किए हैं ये दोनों में शेयर्ड है, यू कैन सी दैट। सो यही चीज़ हो गई ना फिर से। और हाइड्रोजन के 2 हैं पहले से, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं और फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यू नो दैट। इसके पास 8 हो गए, इस तरीके से इसके पास भी 8 हो जाएंगे, इसके पास भी 8 हो जाएंगे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका। तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ। ओके, सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, 5th वन या 6th मॉलिक्यूल, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कैसे होगा? सो कार्बन मोनोऑक्साइड में यू कैन सी 2,4, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है। इसको 2 चाहिए और इसको 4 चाहिए। तो देखो जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले उसको फिल करेंगे। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह क्रॉस से दिखा दिया, इस तरीके क्रॉस से, और कार्बन के इस तरीके से हमने डॉट से दिखा दिया।
अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पर से कितने हो गए 2 + 2 + 4 8 हो गया, लेकिन कार्बन की कितने हो रहे हैं देखो 2 + 2 + 2 6 हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 8 हो गए। तो अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करोगे फिर, तो अभी तो ये सही नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि देखो कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर किया ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन ने रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिया, यू कैन सी। तो इसके दो से शेयर हैं और ये दो इसको, ये दो दोनों में शेयर हैं। देखो कार्बन कितने हो गए टोटल 4 + 2 + 2 8 हो गया ना। 1 सेकेंड, देखो ध्यान से, इसने 2 शेयर किए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 शेयर हो रहे हैं और ये दोनों में शेयर हो रहे हैं क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी कितने हैं 8 हैं, 4 + 2 + 2। तो इसको कैसे दिखाओगे बॉन्ड के थ्रू, पहले जो 2 शेयर किए इसने, जो 2 शेयर किए तो डबल बॉन्ड और एक इसने इसको डोनेट किया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, C+O, इस एरो की जगह आप सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और हेड की तरफ नेगेटिव और टेल की तरफ क्या लगा दो पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से, ये चार्ज आ गए, कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 होता है, एक नेगेटिव 5 और +3 8, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6, एक गया 5 + 3 शेयर किए तो 8 हो गया, 5 + 3 8। ये CO का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट 7 में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है HCN। देखो तो C इज द सेंट्रल एटम। अच्छा पहले एक बात और समझ लो कि सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। जैसे कि देखो कि हाइड्रोजन केवल एक शेयर करता है और फ्लोरीन भी एक शेयर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। इसको एक चाहिए, इसको एक चाहिए, तो दे ओनली फॉर्म 1 बॉन्ड। अच्छा बाय एक्सपीरियंस आप समझ जाओगे कि ये दोनों एटम सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। दूसरा, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट can be central atom, and next the element which can form more number of bonds can be central atom। ठीक है, ये बहुत ही जनरल रूल हैं, ये कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वैसे बताया नहीं गए थे, ये तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको बना लिया है। तो देखो जैसे इसमें HCN में अगर आपको सेंट्रल एटम डिसाइड करना हो तो हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, और कार्बन नाइट्रोजन में डिसाइड करना हो तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दैट इज कार्बन कैन एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। ठीक है, तो देखो कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो एक ही शेयर कर सकता है,
कार्बन आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4, एक इधर शेयर कर लिया और 3 इसके साथ शेयर करेगा। क्यों? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 हैं, इसको 3 चाहिए और कार्बन को 4 चाहिए, तो इसने एक इधर शेयर कर लिया और अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शेयर कर लिए नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास 2 बच गए नॉन बॉन्डेड, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। 2 बच गए नॉन बॉन्डेड, 3 शेयर कर लिया तो 3 + 3 6 और +2 8। हाइड्रोजन के 2 हो गए और यहाँ पर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यू कैन सी हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसके पास 2 नॉन बॉन्डेड बच गए। अंडरस्टूड? तो देखो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। तो 6 इसमें काउंट होंगे और 6 इसमें भी काउंट होंगे, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे। तो देखो 6 हो गए यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 6 + 2 8 और इसके भी कितने हो गए? 2। ओके, तो जितने बॉन्ड हो उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स दोनों में शेयर होते हैं। 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल है KCN, अगर इसको बनाना हो तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? एल्कली मेटल्स। और जैसे ये मेटल्स आ जाते हैं, एल्कली मेटल्स या एल्कनाइन अर्थ मेटल्स, तो वो तो कभी इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर प्योर मेटल, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से ये कंपाउंड अब क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड्स। तो K+ एंड Cn-। मैं पूछूंगा कि इसमें कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो आई विल से इसमें 2 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे? आयनिक बॉन्ड कैसे? क्योंकि K और Cn के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो प्लस का मतलब इसने एक लूज किया है और Cn का मतलब इसमें एक गेन हुआ है। क्यों K लूज करता है? क्योंकि K क्या होता है? 2 8 8 1। तो ये ऑक्टेट तभी बना पाएगा जब एक ये लूज कर दे, तो कितना बचेगा? 2 8 8 लाइक दैट। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब इसको कैसे दिखाएंगे? देखो Cn कैसे बनाएंगे? तो Cn पहले नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इसके हो गए 5 + 1 6 हो गए, क्योंकि नाइट्रोजन कितना होता है आउटर मोस्ट में? 5, तो 5 + 1 6 हो गया। और इस 6 में इसने इधर 2 शेयर कर लिया, इसके पास जब 4 होते हैं आउटर मोस्ट में, 4 में 2 शेयर हो गए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 + 1 6 + 2 8। लेकिन 5 + 1 6 होने के बाद 2 शेयर किया, तो 4 बच गया इसके पास। क्रॉस दिखा देता हूँ मैं इसको, नॉन बॉन्डेड। तो इसने क्या किया? एक पेयर इसको डोनेट कर दिया। और जब इसको डोनेट करके दिखाओगे तो आपको पता है कि इसको आप इस एरो को सिंगल बॉन्ड दिखा दो और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, पहले से नेगेटिव था तो न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो कैसे दिखाया मैंने इसको? KCN को मैं ऐसे दिखाऊंगा, K+ और ब्रैकेट के अंदर C�ट्रिपल बॉन्ड N और ये माइनस, इस तरह से दिखा दो माइनस, और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस K+ एंड ब्रैकेट में Cn-, ऐसे दिखा सकते हो। तो ये KCN का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। पहले देखो मैं फिर से बोल देता हूँ कि नेगेटिव मतलब हुआ कि एक इस पे आ गया तो 6 हो गया, 6 में 2 इसने शेयर कर लिए तो इसके 8 हो गए, फिर इसने 2 डोनेट भी कर दिया क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, इस वजह से। इसी तरीके से अगर आपको H2O2 बनाना हो, सो देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, इसको 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन हमने लिख दिया इस तरीके से। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, इसको 2 चाहिए, तो यह ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट में 6 है, तो 6 में क्या करेगा? एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, तो इसके कितने हो गए? 4 + 2 + 2 8 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड से दोनों को 2 मिल जाते हैं। और इधर भी एक शेयर कर लिया, ये हो गया H2O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल सा। अब एक चीज देखो, पहले इसको समझ लेते हैं फिर और बनाएंगे
exceptions of octet रूल। इस रूल के एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये हैं, नंबर 1, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या मतलब इसका? कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट स्टेबल। तो ये कहना कि नहीं ऑक्टेट होगा तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये बात गलत हो गई। जैसे अभी आपने देखा BH3 या BF3 मॉलिक्यूल। BF3 मॉलिक्यूल में हम देखा कि बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिया, तो टोटल कितने हो गए इसके पास? अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब BF3 ले लो या BH3 ले लो, ये भी। So this molecule also exists although they have 6 electron in central atom after sharing 3 hydrogen atom. So outermost में 3 शेयर कर लिए, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। AlCl3 देखो, AlCl3 में एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट में 3 होते हैं और 3 जो होते हैं उसने 3Cl से शेयर कर लिया इस तरीके से। Cl कितना होता है? Cl इज 287। सो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में, और एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसके पास भी 7 है, और एक इसके साथ शेयर किया, इसके पास 7 है, और एक इसके साथ शेयर कर लिया। तो देखो एल्युमिनियम के पास टोटल कितने हुए? अभी 6। क्लोरीन के पास कितने हुए? 8। यहाँ पे कितने हुए? 8। और इसके पास भी कितने हो गए? 8। ओके, तो एल्युमिनियम Cl Cl Cl, इसके पास भी टोटल कितने हुए? एल्युमिनियम के पास 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, ऑल्दो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट पहला है। क्या एक्सेप्शन है? कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट स्टेबल। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। अब लुईस ने बोला कि जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं आफ्टर शेयरिंग, वो स्टेबल होता है। बट एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकेंड पीरियड that means after second period they have, after second period they can expand their octet as they have S, P and D subshell
also। और समझने के लिए और यू कैन से कि एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकेंड पीरियड हैव डी सबसेल ऑल्सो एंड एफ बी उसके बाद हो सकते हैं। तो आपको पता है कि जिसे मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 2, दैट मीन्स उसके पास 2s और 2p सबसेल हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और 2p में कितने आ सकते हैं टोटल 6। तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ध्यान रखना कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास सेंट्रल एटम अगर सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर रहा है तो या तो उसके पास टोटल 8 हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, कभी ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कभी ऐसा हो कि आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें और वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो और उसके आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा आपने कर दिया तो समझ लेना गलत हो गया हो। तो ध्यान रखना कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके आउटर मोस्ट में कभी भी 8 से ज़्यादा मत करना। ओके। और ये तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इसे बेरिलियम तो कोइन भी बना सकता है, तो लिथियम को तो ऐसे भी 8 नहीं हो सकता, कभी 8 भी नहीं हो सकता। ओके। बट जिससे मैं बात करूं सिलिकॉन है, सल्फर है। देखो सल्फर ये सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं क्योंकि इनमें 3 शेल्स हैं। जब मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूं, थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड से मतलब हमारा n = 3 से है। इसमें 3s, 3p और 3d होते हैं। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इनके पास 3d वैकेंट होता है। थर्ड पीरियड में 3d वैकेंट होता है, तो जरूरत पड़ने पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं 3d सबसेल में। ओके, दैट्स वाई दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। क्लियर है। अब इसे मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर का लास्ट में जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। ये होता है 3s2 3p4। अब इसके पास 3d पूरा खाली पड़ा है, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं आउटर मोस्ट में, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 2 p में और आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स p में आ सकते हैं, तो 8 हो गया। और d में भी अभी और आ सकते हैं, d पूरा खाली पड़ा हुआ है 3d इसका, तो ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, प्लस n इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकते हैं, मीन्स d में जितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। बट मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 16 जो है 12 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कर सकता है। देखो तो दूसरा ये एक्सेप्शन था कि एलिमेंट्स बियॉन्ड सेकेंड पीरियड कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे H2SO4 है। देखो ध्यान से, H2SO4 जब बनाओगे तो सल्फर के आउटर मोस्ट में टोटल 6 होते हैं, 2 8 6, इसको 2 चाहिए। तो इसने क्या किया, सेंट्रल एटम यहाँ पे सल्फर है, एक इधर ऑक्सीजन शेयर कर लिया, एक इसे शेयर कर लिया। अब लुईस डॉ स्ट्रक्चर में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो तो जनरली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा करो, और यहाँ पे सल्फर क्यों सेंट्रल है, क्योंकि हाइड्रोजन सेंट्रल हो नहीं सकता, फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो सेंट्रल होगा, इसलिए सल्फर यहाँ पे सेंट्रल है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बट स्टिल ये अभी शेयर कर रहा है ऑक्सीजन से, यहाँ पे शेयर कर लिया और इसके साथ 2 शेयर कर लिया। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। अब मैंने इसी बॉन्ड दिखाया, चाहे तो आप इस तरह दिखा सकते हो। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो एक इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, एक इस ऑक्सीजन से शेयर कर लिया, और इसके साथ इसने 2 शेयर कर लिए, इसके साथ भी 2 शेयर कर लिए इस ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से 1 शेयर किया है, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से भी 1 शेयर किया है। तो देखो इस सल्फर को मैं ध्यान से देखो बस आप, इस सल्फर के आउटर मोस्ट कितने हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 + 2 4 + 4 8 + 4 12। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है लुईस की बात को कि जी केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले ही स्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आप PF5 देख लीजिए,
फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, इसने 5 बॉन्ड बना लिए इस तरीके से। अब इसके आउटर मोस्ट से 5 हुए, 2 8 5, तो इसने 5 के 5 शेयर कर लिए, तो टोटल कितने हो गए, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलते हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी टोटल इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तरीके से। तो ये भी ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। आप H3PO4 को देख लीजिए, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, दिस इज फास्फोरिक एसिड। सो फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन मैंने इससे जोड़ दिए। यू कैन सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 3 इधर शेयर कर लिया और अपने 2 इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ और शेयर कर लिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 शेयर कर सकता है, तो ऑक्सीजन तो ऑक्टेट ही कंप्लीट करेगा, बट फास्फोरस अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। तो इस तरीके से H3PO4 बन गया आपका। तो ये भी सब क्या है, लुईस के एक्सेप्शन। और तीसरा एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में जैसे मैं NO2 की बात करूं, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कैसे बनाओगे इसको, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये तो अपने 2 शेयर करेगा इस तरीके से, इसके साथ 2 शेयर कर लिया, इसके 5 में से 2 शेयर हो गए। अब ये 2 शेयर नहीं कर सकता और, क्योंकि अगर इसने 2 शेयर कर दिया तो इसके कितने हो जाएंगे, 9। समझ रहे हैं आप? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ऑक्सीजन के साथ इसके 2 शेयर करा दूं नाइट्रोजन के इस तरीके से, और 2 नाइट्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए देखो ध्यान से। अच्छा, 5 में से यहाँ पर मैंने 4 शेयर करा दिए तो 1 बच गया, इसके पास टोटल कितने हो रहे हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 1 9 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल। और मैंने क्या बोला, सेकेंड पेड के एलिमेंट ऑक्टेट से ज़्यादा कभी नहीं रख सकते हैं, तो 9 तो हो नहीं सकते, समझ रहे? तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन है कि ये अपने 5 में से एक पेज को डोनेट कर दे, एटलीस्ट इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये 9 नहीं रह सकता है, 8 से कम रह सकता है, लेकिन 9 तो कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास 2s और 2p है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया टोटल, देखो इसने 6 में से कोई शेयर नहीं किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, तो जब दोनों नाइट्रोजन शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन के तो 8 हो गए और इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, बट इस नाइट्रोजन के कितने रह गए, 7, 4 + 1 + 2। तो दिखाओ कैसे इसको, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और इसके पास 1 बच गया। जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह बच जाता है उसे बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और जब एक सिंगल बच जाए सेंट्रल एटम में तो वो मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक, और जनरली ये कलर्ड भी होते हैं। ये कंपाउंड ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर या ब्राउन गैसेस ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट है NO, जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके,
सो नाइट्रिक ऑक्साइड में यू कैन सी कि अगेन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, तो नाइट्रोजन को 5 चाहिए, सॉरी 3 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल बड़ा अजीब है। अब इसमें किसी एक का ही कंप्लीट कर सकते हो आप। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन 2-2 की शेयरिंग करा दो। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 से शेयर कर लिया, इसके पास 4 बच गए और इसके पास 3 बच गए। इसका टोटल कितना हो पाया? 3 + 2 5 + 2 7 और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस डबल बॉन्ड O और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इसको हम बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। बट एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल जानते हो कैसे होता है? इसमें रियल में तो ऐसे होता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 3 से शेयर करते हैं, तो इसके 3 बच गए यहाँ पे और यहाँ पर इसके भी कितने बच गए? 3। जब अगर ऐसा हो जाए तो इसके कितने हो गए? देखो 3 + 2 5 + 3 8 और इसके भी कितने हो गए? 8। बट इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो बॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से डबल बॉन्ड बनता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयर से ट्रिपल बॉन्ड बनता है और 1-1 के शेयर से सिंगल बनता है। तो 2-2 के शेयर से डबल बॉन्ड और 3-3 के शेयर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलोगे? यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2.5, क्योंकि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। ओके, एंड दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑड नंबर में इनके इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। एक सिंगल बॉन्ड दिखा दो, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब इसके 2 बच गए और इसके क्रॉस इसको ऐसे भी दिखा सकते हो आप, इस तरीके से। ओके, अब बॉन्ड ऑर्डर समझते हो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ठीक है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन एटम, उतने क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि मैंने क्या बोला कि बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली ये बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, या दैट इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। अब अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आगे सीखोगी भी इस बात को। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब मैं बोलता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जब बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्रिपल बॉन्ड से कम है, और जब बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल बॉन्ड से कम है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम के बीच में कम होगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे, तो वो एटम दूर होंगे, यानी कि उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दैट मीन 2 एटम के बीच में स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की डिस्टेंस डबल बॉन्ड से कम होती है और डबल बॉन्ड की डिस्टेंस सिंगल बॉन्ड से कम होती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो 2 एटम पास रहेंगे, तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस x है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस y है, इसकी बॉन्ड डिस्टेंस z है, तो z सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।